नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी कंफ्यूजन्स और बहुत सारे सवालों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल आता है कि मैम ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में रिस्क क्या क्या हैं। अगर हम जीपीए के थ्रू कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या पैसा दे करके खरीदते हैं तो उसमें ऐसे क्या खतरे हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, हमें ये ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये तो मैं आपके खुद के ऊपर ये डिसीजन छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ, उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व हैं वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आप डिसाइड कर सकें कि जितना पैसा आप लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे, क्या ये रिस्क लेना आपके लिए जायज़ होगा या नहीं होगा। तो करते हैं आज का वीडियो जीपीए के ऊपर लेकर के। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके अगर कोई पर्सनल सवाल हैं दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब अगर लंबा है तो एक नया वीडियो उस पर बना दूं। लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल अगर प्रॉपर्टी की एडवाइस है तो वो मैं वीडियोज़ में या कमेंट्स में नहीं देती हूँ। आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देखे बिना वो दिए नहीं जा सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों जीपीए की कि इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व हैं। पहली चीज दोस्तों, जो मेरे पास अक्सर सवाल आता है कि क्या जीपीए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदना ठीक है या नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होती है वो सेल ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप किसी से लेते हैं और बदले में चाहे उसको पैसा देते हैं, उसे हम एक सेल ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते हैं। खास करके 2011 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था सूरज लैम्प्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि जीपीए के थ्रू अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो एक सेल ट्रांजैक्शन नहीं मानी जा सकती है, वो एक एब्सोल्यूट सेल नहीं कहलाएगी। और ये ज़्यादातर इस तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं अपना काले पैसे को छुपाने के लिए या बेनामी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, या ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है या मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो गड़बड़ ट्रांजैक्शंस हैं, उनको पूरा करने के लिए ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात में बहुत क्लियर था कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर पैसे के लेन देन किए जा रहे हैं और अगर आप उससे प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन हो और पैसे के ब्लैक मनी को छुपाने के लिए ट्रांजैक्शन हो। तो अगर आप जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टीज ले रहे हैं या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात से भी आगाह हो जाइए कि चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी नज़र इस पे गवर्नमेंट एजेंसीज़ की और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी नज़र इस तरह की ट्रांजैक्शंस पे बनी रहती है कि कहीं काला पैसा तो नहीं घुमाया जा रहा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, कोई गलत पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है, या बेनामी ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपके फंसने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप क्लियरली रजिस्टर्ड सेल डीड या गिफ्ट डीड या जो भी एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराएं और उसके थ्रू ही सेल ट्रांजैक्शन करें। दूसरी चीज़ दोस्तों जो इसमें इन्वॉल्व है कि कई लोग नोटरी जीपे के थ्रू सेल ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो आया था, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेंड हुआ था जो कि 31 मार्च 2002 से लागू हुआ था, उसमें क्लियरली स्पेसिफाइड है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो 100 रुपये से ज़्यादा के हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। यानी कि अगर नोटरी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपने ट्रांजैक्शन की है तो चांसेस और भी हाई हो जाते हैं कि वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड है, इलीगल है और उससे आपको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कराना बहुत ही आसान होता है। जिसने भी आपके फेवर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की है वो जब चाहे इसे कैंसिल करवा सकता है और आप उसे रोक नहीं सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे इररिवोकेबल वर्ड लिखा है, तो इररिवोकेबल मतलब उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। लेकिन लीगली कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसी नहीं होती जो रिवोकेबल नहीं है। हर पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक करवाया जा सकता है, कैंसिल करवाया जा सकता है। और ऐसे में आप पैसा भी दे चुके हैं और अगर आपके नाम की गई पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो गई तो आप हाथ मलते रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास ना ज़मीन बचेगी ना पैसा। ये कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं और आप सपोज कीजिए जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हैं, आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आप अपनी पावर्स अपने डिप्टी जनरल मैनेजर को दे करके जा रहे हैं कि आपके पीछे से जो छोटे मोटे अप्रूवल्स हैं, जो मेल्स हैं, वो एक्सेस कर सकें और आपकी तरफ से वो रिप्लाई कर सकें। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं आपके एब्सेंस में वो जनरल मैनेजर बन गए। सिर्फ उनको ये जनरल मैनेजर की जो पावर्स हैं कुछ दिनों के लिए डेलीगेट की गई हैं और आप जब चाहें ये पावर्स वापस ले सकते हैं, या जैसे ही आप छुट्टी से वापस आ जाते हैं आप अपनी पावर्स वापस ले सकते हैं। ठीक उसी तरह जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है कि जो ओनर है उसने अपने बिहाफ पे आपको एक पावर दी है आगे टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की, लेकिन अगर ओनर चाहे तो वो जब मर्जी चाहे अपनी पावर्स वापस ले सकता है आपसे, और ऐसे में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों कि अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके फेवर में हुई है या जिसने एग्जीक्यूट की है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में अगेन ये जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है ये इनफ्रक्चुअस हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे कि जो जनरल मैनेजर जिन्होंने डिप्टी जनरल मैनेजर को पावर्स दी थी, अगर वो नौकरी ही छोड़ के चले जाते हैं तो ना ही पुराने जीएम साहब बचे, ना उनकी दी हुई पावर्स बची। ठीक इसी तरह अगर जीपीए देने वाले की मृत्यु हो जाती है या जीपीए लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ये जीपीए जो है इनवैलिड हो जाती है, इनफ्रक्चुअस हो जाती है और इसके कोई मायने नहीं रह जाते। तो अगेन इस वजह से भी जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो बहुत ही रिस्की ट्रांजैक्शन है। अगर आपके पास सेल डीड है और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में सेल डीड के सारे राइट्स जो हैं आपके लीगल हेयर्स के ऊपर डिवॉल्व होंगे। लेकिन आप जीपीए होल्डर हैं और आपकी या पावर देने वाले की मृत्यु हो जाती है तो जीपीए इनवैलिड हो जाएगी, आपके राइट्स जो हैं जीपीए होल्डर के राइट्स उसके लीगल हेयर्स को नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जीपीए ट्रांजैक्शंस में। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के, जो मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, उनके सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। एक और सवाल अक्सर मेरे पास आ रहा है बार बार किसी हमारे व्यूअर का कि अगर ए के पास जीपीए है, उसने बी को जीपीए की, बी ने सी को जीपीए की, सी ने आगे सेल डीड कर दी है और सेल डीड करने के बाद बी की मृत्यु हो गई, तो इस केस में क्योंकि सेल डीड ऑलरेडी हो चुकी है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे, तो वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। सेल डीड ओनर जो है वो ओनर बन चुका है, प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। लेकिन वहीं अगर सी ने आगे सेल डीड नहीं की है और इसी बीच बी की मृत्यु हो गई तो ऐसे में सी की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी और ऐसे में अब सी के पास कोई पावर नहीं बचती है कि वो आगे सेल डीड कर सके। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है जीपीए ट्रांजैक्शंस करते वक्त। आपके कोई और भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा ख्याल।